गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल पढ़ा था संधारित्र का सिद्धांत कि संधारित्र किस प्रकार से कार्य करता है और वह एक ऐसी युक्ति है जिसमें उसके चालक प्लेट के समांतर एक अन्य चालक प्लेट उसी प्रकृति और उसी आकार की लाने पर उस संधारित्र की धारिता जो है वो बढ़ जाती है, तो उसी को अपन संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। अब है कि विभिन्न प्रकार के संधारित्र हैं, जिसमें पहला है समांतर पट्ट संधारित्र। समांतर पट्ट संधारित्र या समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें परस्पर समांतर होती हैं जो समान आकार की, समान क्षेत्रफल की और उसी प्रकृति की। जैसे एक प्लेट अपन ने जिस धातु की ले रखी है, दूसरी प्लेट भी हम उसी धातु की लेंगे, समान प्रकृति और समान आकार की। अगर उसके समांतर अपन प्लेट रखें, दो समांतर प्लेटें हों जिनके बीच की दूरी अति अल्प होती है, तो ऐसा संधारित्र क्या कहलाता है? समांतर पट्ट संधारित्र कहलाता है। जब संधारित्र की प्लेटें परस्पर समांतर रखी हो तो इसे हम समांतर पट्ट संधारित्र कहते हैं। दोनों जो समांतर प्लेट संधारित्र हैं उसमें एक प्लेट पर धनात्मक आवेश और दूसरी प्लेट पर ऋणात्मक आवेश होता है और आवेश की जो मात्रा है वो समान होती है। एक पर अगर धन आवेश है प्लस क्यू आवेश है तो दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश होगा। समांतर प्लेटें होने के कारण दोनों के मध्य में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो समान होगा, समरूप होगा और जिसकी दिशा अपन जानते हैं प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर होती है। तो हम दो प्लेटें मानते हैं जिनके मध्य निर्वात है। माना समांतर पट्ट संधारित्र की प्लेटें P1 और P2 परस्पर समांतर निर्वात में रखी है तथा इन पर आवेश क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्र जो है प्लेट का वो कैपिटल A है। यदि इनके मध्य दूरी d अति अल्प हो तो इनके मध्य विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। देखिए यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो परस्पर समांतर है। ये हमने प्लेट P1 ले रखी है, ये वाली प्लेट P2 है। P1 प्लेट पर प्लस क्यू आवेश, P2 प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है और दोनों के मध्य की दूरी अति अल्प दूरी जो है वो स्मॉल d है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखो प्लस से माइनस की ओर, जो E की दिशा है वो धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होती है। यहाँ पर देखिए किनारे पर हमने जो वक्र रेखाएं शो कर रखी हैं, जो विद्युत क्षेत्र है या जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो वक्र रूप में होती है। वो क्यों होती है कि यहाँ पर किनारे पर जो आवेश है उसके उधर ऊपर यहाँ कोई आवेश नहीं होता, ठीक है ना। किनारा मतलब एंड पॉइंट आ गया वो, और एंड पॉइंट के ऊपर अगर कोई आवेश नहीं है तो वो क्षेत्र रेखाएं सीधी नहीं होगी, वो वक्र रेखा के रूप में होती है। ये अपन ने जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ा था उसमें भी अपन ने पढ़ा था कि एक बिंदु आवेश लेते हैं, दूसरा बिंदु आवेश ले रहे हैं, दोनों को मिलाने वाली जो रेखा वो तो एक सीधी रहती है, लेकिन बाकी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं रहती है तो वक्र रूप में रहती है, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं उपांत प्रभाव, ठीक है। किनारे पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का वक्र रूप में होना क्या कहलाता है? उपांत प्रभाव कहलाता है। और यहाँ पर ये किनारे पर ये वक्र रेखा क्यों होती है वो मैंने बता दिया, क्योंकि इस किनारे के ऊपर यहाँ कोई आवेश नहीं है, ठीक है ना। ये एंडिंग पॉइंट है। इसी प्रकार नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर भी जो आवेश है वो लास्ट आवेश है, इसके नीचे इधर कोई आवेश नहीं है, इसलिए यहाँ दोनों किनारों पर जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है वो वक्र रूप में विद्यमान रहती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमें जब धारिता ज्ञात करनी होती है, जब हमें C ज्ञात करना होता है, तब हमें V चाहिए, विभव चाहिए, और विभव ज्ञात करने के लिए हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E चाहिए। बात समझ रहे हैं?
अगर हम E जानते हैं तो अपन V निकाल सकते हैं, और V जब जानते हैं तो अपन C निकाल सकते हैं, और हमें C ही निकालना है। बात समझ में आ गई सबके? अब यहाँ जो चालक प्लेट हमने ले रखी है, ये दो चालक प्लेटें जो हैं, जो समांतर रखी हुई हैं, इनके मध्य जो विद्युत क्षेत्र होता है वो अपन ने पीछे पढ़ा था। चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका सूत्र हमने क्या पढ़ा था? E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, पढ़ा था ना। अचालक प्लेट का अपन ने, अचालक परत का अपन ने पढ़ा था सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और चालक प्लेट का होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। लैम्डा, सिग्मा और गामा तीनों अपन ने पढ़े थे, याद होगा। जिसमें सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो यहाँ पर दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा क्या है? आवेश बटा क्षेत्रफल Q बटे A। यहाँ पर A क्या है? इस प्लेट का क्षेत्रफल या इस प्लेट का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल बराबर है। तो प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है? कैपिटल A है। Q क्या है? उन प्लेटों पर आवेश का परिमाण है। E क्या है? दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। समांतर प्लेट संधारित्र जो अपन अभी पढ़ रहे हैं, समांतर पट संधारित्र, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा में। हालांकि आता ये 2 नंबर का ही है, लेकिन बिल्कुल आसान है, और आपको केवल एक ही बात याद रखनी है। समांतर प्लेट संधारित्र या किसी भी संधारित्र की धारिता अगर ज्ञात करनी है तो हमें E को ढूंढना होगा। E मिल जाए तो हमें V पता करना होगा, और V से फिर हम C ज्ञात करते हैं। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये सीक्वेंस आप याद रख पाओगे तो आप ये डेरिवेशन आसानी से कर लोगे। आपकी कंफ्यूजन नहीं रहोगे, आप कंफ्यूज नहीं रहोगे कि हम शुरू कहाँ से करें, हम डेरिवेशन कैसे करें। तो यहाँ पर ये अपन जानते हैं, इस सिग्मा की जगह अपन मान रख सकते हैं कैपिटल Q अपॉन A। तो सिग्मा की जगह अपन क्या रख देंगे? कैपिटल Q बटा A। ठीक है, और विभव ज्ञात करने के लिए हमारे पास में D दे रखा है। हमने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था, विद्युत विभव V बराबर E डॉट dr, याद होगा आपको। E डॉट dr पढ़ा था ना, जिसमें dr क्या था? दूरी था। यहाँ पर दूरी क्या दे रखी है? D दे रखी है। तो V बराबर हो जाएगा E गुणा D, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा दूरी। ठीक है, तो E बराबर Q अपॉन A, ये तो रख दिया हमने सिग्मा का मान, तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये सूत्र समझ में आ गया। प्लेटों के मध्य विभवांतर V बराबर ED, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और D दूरी। वहां पर ने dr लिया था, यहाँ पर D ले रहे हैं। E की जगह E का मान लगा देंगे, तो Q बटे एप्सिलॉन नॉट A, Q बटे एप्सिलॉन नॉट A, ये अपन ने E का मान लगा दिया यहाँ। ठीक है, और ये अपन ने यहाँ D लिख दिया। तो V का फॉर्मूला पता चल गया। अब V पता चलते ही अपन C पता कर सकते हैं। समांतर पट संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटा V की जगह V का मान लगा दो, Q से Q कट जाएगा और एप्सिलॉन नॉट A पलट कर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब यहाँ से आप एक बात पता कर सकते हैं, जैसा कि अपन हमेशा करते हैं। सूत्र से क्या स्पष्ट हो रहा है? सूत्र से हमें स्पष्ट हो रहा है कि जो धारिता C है वो किन किन बातों पर निर्भर कर रही है। एक तो क्षेत्रफल A पर, क्षेत्रफल A पर किस प्रकार से निर्भर कर रही है? उसके समानुपाती है। मतलब अगर हम प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दें तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, बड़ी प्लेटें ले लें, तो बड़ी प्लेटें ले लेंगे तो क्या होगा? संधारित्र की धारिता बढ़ जाती, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ गया। क्षेत्रफल बढ़ गया तो उस पर और आवेश आ सकता है। ठीक है, दूसरा, दोनों प्लेटों के मध्य जो अपन ने दूरी D ली है, दोनों प्लेटों के मध्य जो दूरी D है उसकी व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों प्लेटों के मध्य दूरी जितनी कम होगी धारिता उतनी ज्यादा होगी। वो भी क्यों होगी मैं आपको बता दूं। एक प्लेट पर कैसा आवेश है? धन आवेश है। दूसरे प्लेट पर कैसा आवेश है? ऋण आवेश है। ये ऋण आवेश जितना ज्यादा दूर होगा
वह यहाँ नए आने वाले आवेश को उतना ही कम आकर्षित कर पाएगा। इसलिए इस ऋणावेश का नजदीक होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ जो धनावेश है इस प्लेट पर, वो तो नए आने वाले आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब विभव बढ़ाएगा। हमें क्या करना है, विभव को कम करना है, तो इस प्लेट को नजदीक लाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों प्लेटों के मध्य जो दूरी d है वो अगर कम है तो धारिता ज्यादा होगी, अर्थात ये दोनों परस्पर व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तीसरी बात यहाँ पर देखिए, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। यहाँ दोनों प्लेटों के मध्य हमने निर्वात ले रखा है। अगर वहां कोई माध्यम ले लें, कोई हम पदार्थ ले लें, तब धारिता परिवर्तित हो जाती है, धारिता पर प्रभाव पड़ता है, धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, तो तीन बातों पर निर्भर करेगा, क्षेत्रफल पर, दोनों प्लेटों के मध्य बीच की दूरी पर, और तीसरा प्लेटों के मध्य उपस्थित माध्यम पर। क्लियर है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का मान प्लेट के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र A के समानुपाती होता है, अर्थात C समानुपाती A। समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता प्लेटों के मध्य बीच की दूरी D के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात C व्युत्क्रमानुपाती D या C समानुपाती 1/D। समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता माध्यम पर निर्भर करती है, दोनों प्लेटों के मध्य हमने क्या भर रखा है उस पर भी निर्भर करेगी। अब माध्यम पर किस प्रकार से निर्भर करती है वो हमें देखना पड़ेगा कि माध्यम पे किस प्रकार से अपन डिपेंड करती है ये जो धारिता है वो। उसके लिए अपन क्या करेंगे कि दोनों प्लेटों के मध्य वायु न लेकर हम कोई माध्यम ले लेते हैं। अब जब कोई अपन माध्यम ले लेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर अपन ने जो ये पढ़ा था, ये एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, इस एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन m आ जाएगा। क्यों? क्योंकि निर्वात तो है नहीं, निर्वात की जगह क्या है, कोई माध्यम है, कोई माध्यम है। इसके लिए क्या होगा कि यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन m आ जाएगा। ठीक है, तो निर्वात की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, और एक शब्द आता है पैरावैद्युतांक एप्सिलॉन r। ये तीनों चीजें हमने फर्स्ट लेसन में स्टार्टिंग में पढ़ी थी, शुरू में आपने पढ़ी होगी, क्लास में पढ़ाया होगा तीनों चीजें, और तीनों में संबंध भी बता रखा है। ये कूलाम का जो नियम था, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल, कूलाम का जो नियम है, उसमें पैरावैद्युतांक आया है, वहां पैरावैद्युतांक की परिभाषा भी अपन ने पढ़ी थी। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि पैरावैद्युत पदार्थ से पूर्णतः भरा समांतर पट्ट संधारित्र। अब हमने क्या किया कि माध्यम पर किस प्रकार से निर्भर करेगा, धारिता जो है वो माध्यम पर किस प्रकार से निर्भर करेगी, उसके लिए अपन वही डेरिवेशन दोबारा कर रहे हैं जो अपन ने अभी अभी किया। वो किसके लिए था, निर्वात के लिए। अब अपन क्या कर रहे हैं, माध्यम के लिए। हमने प्लेटों के मध्य माध्यम ले लिया। ये दोनों प्लेटें P1 P2, एक पर प्लस Q आवेश है, दूसरे पर माइनस Q आवेश है, और इनके मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट था ना, उसमें यहाँ पे क्या जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन m। अब नॉट की जगह आपको m लगाना है और वही पूरा का पूरा डेरिवेशन दोबारा करना है। बात समझ में आ गई? मैं दोबारा रिपीट कर दूं। यहाँ पर देखिए, ये अपन ने पढ़ा था E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इस नॉट की जगह आप क्या लिखोगे, m लिखोगे, माध्यम। ठीक है, अब यहाँ इस नॉट की जगह m, इस नॉट की जगह m, इस नॉट की जगह m, और इस नॉट की जगह m, पूरा का पूरा डेरिवेशन वो होगा। देखते हैं अपन, यहाँ दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EM बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन m। देखिए, आप जब एप्सिलॉन, आपको पता होगा, आपने पढ़ रखा है, एप्सिलॉन और E में अंतर है। ठीक है ना, लिखने में देखो अंतर लग रहा है, तो ये इसको सेम मत लिखना, इस पाप को घुमा के और फिर ऐसे लिखना है, और ये E जो है वो सीधा ही आएगा। एप्सिलॉन m, सिग्मा की जगह वही Q कोण है, आपको लगाना ही है, ये Q कोण है A और ये एप्सिलॉन m, वही दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर Vm आ जाएगा। Vm बराबर EM गुणा D। ठीक है, माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा दोनों प्लेटों के मध्य दूरी।
ई की जगह ये वाला ए का मान लगा दो, ए का मान लगा दिया, वी निकल गया, वी से हम सी निकाल लेंगे, तो सी बराबर होता है क्यू बटा वी। अब माध्यम ले रखा है तो यहाँ भी एम लगा रखा है, यहाँ भी एम लगा रखा है, वी एम का मान लगा दो यहाँ, ये जो ऊपर अपन ने निकाला है समीकरण 2 वाला, ये यहाँ रख दिया, क्यू से क्यू कट जाएगा और ये वाली राशि पलट कर ऊपर आ जाएगी, तो ये वाली राशि ऊपर आ गई, तो एप्सिलॉन एम ए अपॉन बी। ठीक है, ये मैंने बताया था कि वहाँ हमने एप्सिलॉन नॉट लगा रखा है, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह यहाँ में क्या लगाना है, एप्सिलॉन एम लगाना है। ठीक है, परंतु ये संबंध अपन ने पढ़ा है, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट। माध्यम में विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन एम बराबर एप्सिलॉन आर गुणा एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो लिख देंगे, ये लिख दिया। एप्सिलॉन आर को तो बाहर ले लो और इसको कोष्टक में लिख दो। कोष्टक में हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये एक सूत्र पता चल रहा है इसका, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता के लिए अपन ने पीछे धारिता निकाली है, निर्वात के लिए निकाल लिया ना, उसको अपन सी नॉट लिखते हैं, निर्वात के लिए नॉट लिखते हैं, तो यहाँ पर नॉट सिंबल लगा देते हैं जिससे पता रहे कि निर्वात के लिए है। तो इसका जो मान है जो अपन ने पीछे निकाल रखा है उसको अपन लिख देते हैं सी नॉट निर्वात के लिए। तो ये हमने सी नॉट लगा दिया। ये तो माध्यम की धारिता है, ये निर्वात की धारिता है, और ये जो हमने माध्यम भर रखा है उसका परावैद्युतांक है। तो आप ये बता सकते हैं कि माध्यम भरने पर दोनों प्लेटों के मध्य माध्यम डालने पर उसकी धारिता बढ़ी या कम हुई, ये सूत्र से पता चल रहा है। आप बता सकते हैं कितना गुना बढ़ा, एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाता है। ठीक है ना। अब इसका मान लो 6 है तो 6 गुना बढ़ जाएगा, इसका मान 5 है तो 5 गुना बढ़ जाएगा। अब इसका मान निर्भर करता है कि हमने जो माध्यम भर रखा है वो क्या भर रखा है। अलग अलग माध्यमों का जो परावैद्युतांक है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो हमने जो भी माध्यम भर रखा होगा उसके अनुरूप उसके मान का ही गुना हो जाएगा। ठीक है, स्पष्ट है कि समांतर पट्ट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रबड़, प्लास्टिक आदि से भर दिया जाए तो धारिता एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है। तो माध्यम की उपस्थिति में धारिता कितनी बढ़ जाएगी, एप्सिलॉन आर गुना। क्लियर हो गया ये? तो ये बात अपन ने यहाँ स्पष्ट कर दी। अब हम क्या करते हैं कि दोनों प्लेटों के मध्य पदार्थ तो भर रहे हैं। अभी पीछे अपन ने क्या किया था कि एक ही प्रकार का पदार्थ भरा था। देखो पूरी प्लेटों के मध्य में हमने एक ही पदार्थ डाल दिया, अलग अलग नहीं डाले। अब अपन क्या कर रहे हैं कि अलग अलग पदार्थ डाल रहे हैं। यहाँ पर अपन ने इतने T1 मोटाई पर हमने कुछ और भर दिया, T2 मोटाई पर हमने कुछ और भर दिया, T3 मोटाई पर हमने कुछ और भर दिया। इस प्रकार से अपन अलग अलग पदार्थ भर रहे हैं पूरी प्लेटों के मध्य में। यहाँ कुछ और भर दिया, यहाँ कुछ और भर दिया, यहाँ कुछ और, इस प्रकार से पूरी प्लेटों के मध्य अलग अलग पदार्थ अलग अलग मोटाई पर हमने भर दिया। ठीक है, अब धारिता का सूत्र क्या होगा? प्रोसेस हमारा वही है, प्रक्रिया हमारी वही है, वही E फिर V और फिर C। ठीक है, अब हम जो V ज्ञात करेंगे, V जब ज्ञात करेंगे तो अलग अलग मोटाई के लिए अलग अलग V ज्ञात करके फिर सबको जोड़ देंगे। जैसे इसके लिए T1 मोटाई पर हमने एप्सिलॉन R1 पदार्थ भरा, कोई भी हमने पदार्थ भर रखा है, उसका जो मान है वो एप्सिलॉन R1 है, परावैद्युतांक एप्सिलॉन R1 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीव्रता होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लो E1 है, क्योंकि तीव्रता भी माध्यम पर निर्भर करती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी माध्यम पर निर्भर करेगी। ठीक है, तो यहाँ तीव्रता E1 होगी, यहाँ तीव्रता E2 होगी, यहाँ तीव्रता E3 होगी। इस प्रकार से अलग अलग मोटाई पर अलग अलग तीव्रताएं होती हैं। तो T1 मोटाई मतलब दूरी जो हम D ले रहे थे,
जहां अपन ईडी ले रहे थे वहां E1 T1 लिखेंगे केवल इसके लिए, इतने के लिए। ये जो V1 आएगा, ये V1 क्या आएगा, E1 T1, तो V1 आ गया। इसके लिए दूसरे माध्यम के लिए E2 T2, क्योंकि ये इसके लिए दूरी कौन सी है, इतनी दूरी है, इसके लिए दूरी कौन सी है, इतनी दूरी है, तो इसलिए T3 आ जाएगा। इस प्रकार से E1 T1 प्लस E2 T2 प्लस E3 T3, इस प्रकार से En तक अपन लिखेंगे और वो टोटल विभवांतर आ जाएगा कहाँ, इस प्लेट और इस प्लेट के मध्य। बात समझ में आ गई? तो V निकल गया। V के बाद हमारे पास में क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, C निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये देखिए, संधारित्र की प्लेटों के मध्य निर्वात में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E0 बराबर Q/ε0A, ये तो कब था, निर्वात में। ठीक है, अब माध्यम की उपस्थिति में देखिए क्या होगा, माध्यम में लेंगे तब यहाँ M आ जाएगा, तो यहाँ भी M आ जाएगा, यहाँ M और यहाँ भी M। एप्सिलॉन M का मान क्या होता है, एप्सिलॉन R और एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R और एप्सिलॉन नॉट, ये M की जगह रख दिया, यहाँ देखिए M की जगह रख दिया। अब ये जो Q/ε0A है, Q/ε0A है, इसकी जगह क्या रख देंगे, E0, E0, ये E0 लिख दिया, और बटे में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन R, बटे में आ जाएगा एप्सिलॉन R। तो किसी माध्यम में विद्युत क्षेत्र जो है वो निर्वात में विद्युत क्षेत्र का 1/εr गुना होता है। इसमें क्या होगा, धारिता तो माध्यम की उपस्थिति में बढ़ जाती है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। माध्यम की उपस्थिति में तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, आप देखिए जो भी सूत्र पढ़े उन्हीं सभी सूत्रों में आप संबंध देखा करें कि एक राशि पर निर्भर कर रही है, तो उन दोनों राशियों में संबंध कैसा होगा। जैसे V जो है वो माध्यम पे किस प्रकार से निर्भर कर रहा है, V जो माध्यम पे किस प्रकार से निर्भर कर रहा है, विद्युत समानुपाती है, मतलब माध्यम बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो रही है। और E में और V में कैसा संबंध है, E बराबर V बराबर ED, समानुपाती है ना। क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्यादा है तो विभव भी ज्यादा होगा, V बराबर ED होगा ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्यादा है तो विभव भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब तीव्रता यहाँ पर देखिए, माध्यम की उपस्थिति में तीव्रता कम हो रही है तो विभव भी क्या होगा, माध्यम की उपस्थिति में विभव क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर देखिए आता है, भिन्न भिन्न पैरावैद्युत पदार्थों से भरे समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर V बराबर E1 T1, ये पहले माध्यम के लिए, E2 T2 या दूसरा माध्यम जो भर रखा उसके लिए, E3 T3 ये तीसरा माध्यम जो भर रखा उसके लिए। इस प्रकार से हमने N तक माध्यम भर रखे हैं। यहाँ पर E1 का मान, E1 मतलब पहले पैरावैद्युतांक के लिए जिसका मान कितना होता है, एप्सिलॉन R1, दूसरे के लिए एप्सिलॉन R2, तो यहाँ जाएगा E0 एप्सिलॉन R1, दूसरे में क्या जाएगा, E0 एप्सिलॉन R2, इसी प्रकार E0 एप्सिलॉन Rn। इन सब में कॉमन आ रहा है E0, तो E0 को कॉमन ले लेंगे और E0 की जगह E0 का मान लगा देंगे। क्लियर है? इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी। सूत्र वही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा दूरी, ये अपन अलग अलग के लिए ले लेंगे क्योंकि अपन ने अलग अलग माध्यम पर रखे हैं। और E0 की जगह E0 का हमने मान लगा दिया, ये अपन जानते हैं, पीछे भी अपन ने देखा है, पहले भी अपन देख चुके ये वाला। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में V का मान आ गया, विभव, विभवांतर। ठीक है, इससे अपन क्या निकाल लेंगे, C बराबर Q बटा V। V की जगह V का पूरा मान लगा दो, Q से Q कट जाएगा,
और हम इसको पलट कर ऊपर लिख देंगे। तो सूत्र फाइनली सूत्र क्या जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में ये पूरा कोष्टक, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में ये पूरा कोष्टक आ जाएगा। ठीक है, तो वो धारिता का सूत्र हमें पता लग गया। अब जो तीसरी कंडीशन है उसमें हमने क्या भर रखा है, दोनों प्लेटों के मध्य एक ही पदार्थ भर रखा है लेकिन पूरी दूरी पर नहीं भर रखा। देखो 3 कंडीशन अपन पढ़ रहे हैं। पहली कंडीशन में दोनों प्लेटों के मध्य एक ही पदार्थ भरा था लेकिन पूरी दूरी पर भरा था, बिल्कुल भी वायु के लिए जगह नहीं छोड़ी। ठीक है, दूसरी में हमने क्या भरा, अलग अलग पदार्थ भरे लेकिन पूरे दूरी पर, उसमें भी वायु का नाम नहीं था। ठीक है, तीसरी कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि एक ही प्रकार का पदार्थ भरेंगे लेकिन थोड़ी दूरी में। जैसे प्लेट के मध्य की दूरी मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर में से मान लो 2 सेंटीमीटर पर की दूरी पर हमने पदार्थ भर दिया और बाकी जगह हमने खाली छोड़ दी। तो वहां खाली जो छोड़ी है जगह, वहां क्या होगी, वायु। ठीक है, तो अब स्मॉल टी मोटाई की दूरी पर हमने पैरावैद्युत पदार्थ भर रखा है और बाकी जो दूरी बची है वहां पर वायु है। तो वायु कितनी दूरी पर है और माध्यम कितनी दूरी पर है। हमें दूरी क्यों निकालनी पड़ती है, हमें दूरी इसलिए निकालनी पड़ती है जिससे अपन v निकाल सके। v निकालने के लिए ईडी चाहिए, ई गुणा डी। डी क्या है कि हमने पदार्थ कितनी दूरी तक भर रखा है, वो दूरी होती है डी। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखिए हमने वही चित्र ले रखा है, उसी चित्र में P1 P2 दोनों प्लेटें हैं, इस पर प्लस आवेश है, इस पर माइनस आवेश है। और देखिए यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी दूरी तक हमने टी मोटाई की दूरी पर हमने कोई पदार्थ भर रखा है। ठीक है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी आ जाएगी, EM, कितनी आ जाएगी, EM। और जो पैरावैद्युतांक है वो एप्सिलॉन R, ये एप्सिलॉन लिखना है इसको, यहाँ पर इसको आप एप्सिलॉन लिखोगे, ये जो है एप्सिलॉन। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो होगी EM। ठीक है, पेन जो है वो कंट्रोल में नहीं है। तो बात समझ में आ गई। यहाँ पर ये एप्सिलॉन R तो हमने माध्यम पर रखा है पैरावैद्युतांक का, पैरावैद्युतांक है जिसका, और EM क्या है, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 है, यहाँ पर वायु है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी है, पूरी दूरी कितनी है, D, और यहाँ से यहाँ तक स्मॉल t है, तो बाकी बचा क्या, जहाँ पर वायु है उसकी मोटाई कितनी है, D माइनस टी। तो ये चित्र समझ में आ गया होगा सबके। उसके बाद हमें निकालना है विभव। विभव निकालने के लिए वही, अगर माध्यम है तो EM आएगा और एप्सिलॉन R आएगा और मोटाई T आएगी, और वायु है तो E0 और एप्सिलॉन नॉट और दूरी कितनी आ जाएगी, D माइनस टी। तो यहाँ देखिए V बराबर, ये निर्वात का लिया है, पहले निर्वात का लिया है, E0 लिखा है ना, निर्वात में विद्युत क्षेत्र, तो निर्वात में दूरी आएगी, तो निर्वात में दूरी कितनी है, D माइनस टी, प्लस ये है माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EM, तो माध्यम की मोटाई कितनी है, T। तो ये आ गया समझ में। अब ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है माध्यम में, वो किसके बराबर होती है, E0 अपॉन एप्सिलॉन R। अपने पीछे पढ़ा है ना संबंध, ये देखिए ये वाला, माध्यम में विद्युत क्षेत्र बराबर E0 बटे एप्सिलॉन R पढ़ रखा है ना, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया E0 बटे एप्सिलॉन R। E0 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या,
डी माइनस टी और प्लस टी बटे एप्सिलॉन आर। इसमें से ये कॉमन ले लिया, ये बाहर ले लिया, जो बचा वो अंदर लिख दो और ई नॉट की जगह ई नॉट का मान लगा दो जो अपन पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, हमने ये लिख दिया और यहाँ ये आ गया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। v निकल गया। अब आप c निकाल सकते हैं। c निकालने के लिए सूत्र क्या होगा, q बटा v, और v की जगह क्या लिखोगे, ये पूरा, और q से q कट जाएगा और ये वाली राशि पलट कर ऊपर आ जाएगी। देखिए c बराबर q बटा v, v की जगह ये पूरा लिख दिया, q से q कट गया और ये पलट कर कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये वाला तो मैं समझती हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा। 3 कंडीशन अपन ने पढ़ी है, तीनों अलग अलग प्रकार की हैं। हमने अलग अलग प्रकार से माध्यम तो भरा है, लेकिन अलग अलग प्रकार से हमने भर रखा है। उसके बाद अगला जो संधारित्र आता है, हमने एक संधारित्र पढ़ा है अभी तक, कौन सा, समांतर पट्ट संधारित्र। अब नंबर 2 पे आता है गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र में 2 सकेंद्रीय गोले ले रखे हैं। चित्र में देखिए, आप केवल चित्र को समझिए पहले कि चित्र में हमने क्या ले रखा है। 2 हमने सकेंद्रीय गोले ले रखे हैं जिनका केंद्र क्या है, O है। अंदर वाले गोले की त्रिज्या R1 है, बाहर वाले गोले की त्रिज्या R2 है। अंदर वाले गोले के पृष्ठ पर हमने प्लस q आवेश दे दिया। ठीक है, तो प्रेरण के द्वारा जो बाहर वाला गोला है उसके अंदर वाले पृष्ठ पर कैसा आवेश आ जाएगा, माइनस का आवेश, उतना ही माइनस का आवेश आ जाता है। और बाहर वाले गोले को हमने यहाँ भू संपर्कित कर रखा है। ठीक है, अब देखिए ये गोला है, खोखला गोला। खोखले गोले को अगर अपन आवेशित करेंगे तो आवेश अंदर तो प्रवेश नहीं करेगा, इतना तो आप जानते हैं। तो आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाएगा। ये प्लस क्यू आवेश हमने ले आए। इस गोले के बाहर एक गोला और है, वो भी खोखला है, लेकिन दोनों गोलों का केंद्र सेम है। ठीक है, तो प्रेरण के द्वारा यहाँ अगर माइनस का आवेश है तो यहाँ कैसा आवेश आ जाएगा, यहाँ अगर प्लस का है तो यहाँ कैसा आवेश आ जाएगा, माइनस का। तो यहाँ माइनस आवेश आ गया। जब यहाँ माइनस आवेश आ जाता है तो बाहर कैसा आवेश आ जाएगा, ये अपन ने संधारित्र का सिद्धांत पढ़ा था, याद होगा आपको। बाहर कैसा आवेश आ जाना चाहिए, प्लस का, और आया भी होगा। ठीक है, यहाँ पूरा बाहर पर कैसा आवेश आ गया था, प्लस का आवेश आ गया था, लेकिन हमें ये प्लस का आवेश नहीं चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, इसको हमने तार के द्वारा भूमि से जोड़ दिया, अर्थात हमने इसका अर्थिंग कर दिया, भू संपर्कित कर दिया। भू संपर्कित कर देंगे तो क्या होगा, बाहर जो प्लस आवेश था वो सारा का सारा देखो गायब हो गया। अब नहीं है ना प्लस आवेश। ठीक है, हमने इसको भूमि से जोड़ दिया। तो यहाँ पर हमारे पास में दो गोले हैं। अंदर वाले गोले का नाम अपन रख देते हैं कैपिटल A, बाहर वाले गोले का नाम कैपिटल B। बाहर वाले गोले के आंतरिक पृष्ठ पर आवेश माइनस Q और इस पृष्ठ के बाहरी पृष्ठ पर आवेश प्लस Q है। ठीक है, अब हमें C ज्ञात करना है। C ज्ञात करने के लिए हमें V चाहिए। अब हमें E की जरूरत नहीं है। इसमें E की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि गोलीय कोश के लिए V का सूत्र डायरेक्ट हम जानते हैं, हम निकाल चुके हैं, निकाला था ना, KQ बटे R। तो यहाँ पर डायरेक्ट V का सूत्र लगाएंगे KQ बटे R और उससे अपन क्या निकालेंगे, C निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज आप इतना ही पढ़ोगे और सोचोगे कि इसमें कितना V का मान आएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि यहाँ 2 प्रकार के आवेश हैं, एक तो प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है, तो विभव दोनों के कारण उत्पन्न होगा, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। इसको पढ़ना और इसका नोट्स बनाना, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।